नमस्कार। देखिए, इंडियन पॉलिटी का जो कोर्स चल रहा है, भारतीय संविधान का कोर्स चल रहा है। सही से बैठो ना। ठीक से है का क्लास है नहीं? ठीक। क्लास है ये। ठीक सर। समझे? हम्म। क्लास में जैसे सभ्यता से बैठते वैसे बैठो। जी सर। ठीक। समझे? 11वां लेक्चर कंप्लीट हो गया। ये कौन सा लेक्चर है? 12वां। बढ़ावा। 12वां लेक्चर, ठीक है। ठीक सर। और इस लेक्चर में आप 1935 का भारत सरकार अधिनियम पढ़ेंगे। जी सर। क्या पढ़ेंगे? भारत भारत का सरकार अधिनियम। अधिनियम। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हम पढ़ने वाले हैं, मगर याद रखिए 1919 का जो एक्ट था इससे पहले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सारी बातें आप दिमाग में रखिएगा। जी सर। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे 1919 वाले एक्ट में, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं? जी सर। क्या थे बताइए? केंद्र के अंदर जो विधायिका थी उसके दो सदन कर दिए गए थे। दो। दो सदन कर दिए गए थे, जी लोअर सर। हाउस अपर हाउस। जी और सर। प्रांतों में द्वैध शासन शुरू कर दिया गया। जी सर। जो प्रांत था, प्रांत क्या था? जो राज्य विषय पर, दो शासन में। हाँ, राज्य विषय पर जो कानून बनाने वाला सिस्टम था, जी वहां सर। पर डुअल गवर्नमेंट सिस्टम कर दिया गया था। मतलब जो गवर्नर था, राज्य का गवर्नर, वो अपनी कार्यकारी परिषद के साथ जो रिजर्व विषय हैं, जी सर। जो आरक्षित विषय हैं, उन पर कानून बना रहा था। ठीक जी है। सर। और जो हस्तांतरित विषय हैं उन पर भारतीय मंत्रियों के साथ मिलकर कानून बना रहा था। जी सर। ये सब शुरू किया गया था। जी केंद्र में और राज्य में लोक सेवा आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया था, हालांकि 1926 में गठित किया गया बाद में। अब यहाँ पर देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ 1935 वाले एक्ट में एक लक्ष्य रखा गया कि भैया अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। जी सर। अखिल भारतीय संघ, संघ क्या है? संघ कुछ नहीं है। संघ मतलब राज्यों का एक ऐसा समूह बन जाए जिसमें राज्य अगर चाहे अलग होना तब भी ना हो पाए। जैसे हमारा जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक ऐसा समूह है जिसमें कोई भी राज्य, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश अलग नहीं हो सकता अपनी मर्जी से। तो हमारा ये देश क्या एक संघ है। संघ। क्या उत्तर प्रदेश अगर कल को चाहे अलग होना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वैसे ही यहां पर लक्ष्य रखा गया कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत, 11 प्रांत जो उस समय है, जी सर। 11 प्रांत हो गए हैं, क्योंकि 1935 में दो और राज्य का गठन किया जाएगा। अभी मैं बताऊंगा जी सर। कौन कौन से हैं। जी सर। बिहार उड़ीसा से उड़ीसा अलग किया जाएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी से आपका सिंध अलग किया जाएगा। जी सर। 11 प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जी जैसे सर। आज केंद्र शासित प्रदेश हैं, और देसी रियासतें जो राजा रजवाड़ों का जो क्षेत्र था, इन सबको मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। लेकिन एक शर्त रखी गई, ये तभी संघ बन पाएगा जब देसी रियासतों की कुल आबादी का 50% आबादी शामिल हो। जी सर। मतलब 600 से ज्यादा देसी रियासतें हैं, इतनी देसी रियासतें शामिल हो जाएं ताकि पूरी देसी रियासतों की अगर जनसंख्या काउंट की जाए, उसका आधी जनसंख्या उन देसी रियासतों का हो जो हमारे अंदर समाहित होना चाह रही हैं, जो संघ बनाना चाह रही हैं। जी सर। मतलब फॉर एग्जांपल 600 से ज्यादा देसी रियासतें हैं। जी 600 से ज्यादा देसी रियासतें हैं। मान लो 200 देसी रियासत इस संघ में शामिल होना चाह रही हैं। अगर इन 200 की जो जनसंख्या है, जी सर। वो इस टोटल 600 देसी रियासतों को जो मिला के जनसंख्या उसका आधे से अधिक हो जा रहा है, जी सर। तब ये संघ बन जाएगा। अगर मान लीजिए 500 देसी रियासतें शामिल होना चाह रही हैं, लेकिन इन 500 की जो जनसंख्या है कुल देसी रियासतों, 600 देसी रियासतों का आधे से कम है, तो ये शर्त पूरी नहीं होगी, संघ नहीं बनेगा। ठीक है। लेकिन ये संघ बन नहीं पाया। 1935 में जो लक्ष्य रखा गया था इस संघ को बनाने का, लेकिन बन नहीं पाया। कारण क्या था? देसी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई। देसी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई, इसलिए लागू नहीं हो पाया। जी सर। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई दे रहा, जी सर। वहां दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पे। थोड़ा सा मैं इसको सही करता हूं। अब देखिए सही है, अब आ रहा है। जो विषय थे, जी सर। जो विषय थे इनको 3 भागों में बांटा गया, संघ सूची, प्रांत सूची, समवर्ती सूची। जी सर। हालांकि 1919 में ही ये संघ सूची और प्रांत सूची में कौन कौन से विषय होंगे ये निर्धारित कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर एक नई सूची, समवर्ती सूची बनाई गई। जी सर। मतलब शक्तियों का बंटवारा राज्य केंद्र जी में ऐसे किया गया कि संघ सूची में जितने विषय होंगे इस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र केंद्र सरकार। सरकार। और राज्य सूची में या प्रांत सूची में जो विषय होंगे उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र राज्य सरकार। राज्य सरकार।
और समवर्ती सूची के अंदर जो विषय होंगे उन पर दोनों को अधिकार मिल गया कानून बनाने का। राज्य भी बना सकता है और प्रांत भी बना सकता है। संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांत विषय में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय। ऐसा कोई विषय आ जाए जिस जो ना संघ सूची में, ना प्रांत सूची में, ना समवर्ती सूची में है, ऐसी विषय को क्या बोला जाता है? रेजिड्यूअल पावर, अवशिष्ट शक्तियां। ये किसके पास होंगी? ये गवर्नर जनरल के पास होंगी। मतलब ऐसा कोई विषय जो ना ही संघ सूची में शामिल हो, ना प्रांत सूची में, या ना समवर्ती सूची में हो, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? गवर्नर जनरल। जैसे हमारे यहाँ जो रेजिड्यूअल पावर है, जी अवशिष्ट शक्तियां, ये संसद को दी गई हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया इतना? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए, प्रांतों के अंदर द्वैध शासन को अब समाप्त कर दिया। जी सर। प्रांतों के अंदर द्वैध शासन बताइए कब शुरू किया गया था? 1919 का जो एक्ट था, इसी के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन, डायरकी, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम शुरू किया गया था। अब वहां से समाप्त कर दिया। अब यही सिस्टम कहां लगा दिया गया? केंद्र में लगा दिया गया। यही सिस्टम कहां लगा दिया गया? केंद्र में लगा दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन शुरू कर दिया गया। अब केंद्र को किस विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था? संघ सूची। अब संघ सूची जिस पर केंद्र कानून बनाती है, इस संघ सूची को 2 भागों में बांट दिया, जैसे राज्य में किया गया था। एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। संघ सूची में जितने भी विषय थे, अभी बताया ना मैंने इससे पहले वाले वीडियो में, 59 विषय थे, इनको 2 भागों में बांट दिया, कुछ आरक्षित और कुछ हस्तांतरित। आरक्षित विषय जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय थे वो आरक्षित थे, रिजर्व्ड विषय थे। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे उनको कहाँ रखा गया? हस्तांतरित में। अब आरक्षित विषयों पर कानून कौन बनाएगा पता है? जो वायसराय हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर इस पर कानून बनाएंगे। जी सर। और पिछले वीडियो में आपने देखा, इस कार्यकारी परिषद में 3 इंडियन कम से कम होना अनिवार्य कर दिया गया था। तो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर आरक्षित विषयों पर कानून बनाएंगे। ये कार्यकारी परिषद जो है ये किसके द्वारा चुने जा रहे हैं? वायसराय के द्वारा चुने जा रहे हैं। तो ये वायसराय के ही तो हितैषी होंगे, वायसराय के ही तो फेवरेट होंगे। जी सर। तो जैसा वायसराय चाहेगा वैसा काम होगा। तो जो इंपॉर्टेंट विषय हैं, जैसे टैक्स हो गया, फाइनेंस हो गया, जो वित्त हो गया, और इसके अलावा जो पुलिस वाला सिस्टम हो गया, रक्षा वाला जो सिस्टम हो गया, वो सारा का सारा आरक्षित विषय में। जो शिक्षा चिकित्सा वाला क्षेत्र वो हस्तांतरित विषय में रखा गया। इस पर कानून कौन बनाएगा? वायसराय अपनी इंडियन मिनिस्टर के साथ। जो विधान परिषद में जो इंडियन मिनिस्टर हैं, भारतीय मंत्री हैं, विधायिका के अंदर जो भारतीय मंत्री हैं, उनके साथ मिलकर वायसराय कानून बनाएगा। देख लीजिए सिस्टम, समझ रहे हैं? जी सर। तो मतलब अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इसने ज़्यादा पावर, जो इंपॉर्टेंट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया। तो ये तीसरा पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मतलब तीसरा पॉइंट ये है, केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा, 2 नए प्रांत बनाए गए, सिंध और उड़ीसा। सिंध देखिए, ये पहले ये क्षेत्र था, ये वाला जो राज्य है, प्रांत था, ये बिहार और उड़ीसा इसका संयुक्त रूप से नाम था। अब यहाँ से उड़ीसा अलग कर दिया गया, और ये आपका बम्बई प्रेसिडेंसी है। सिंध भी बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन अब सिंध अलग प्रांत बना दिया गया। तो इस प्रकार से टोटल 11 प्रांत हैं। जानते हैं कौन कौन से? यूनाइटेड प्रोविंस, ये देखिए यूनाइटेड प्रोविंस, मुख्य तौर पर आज यूपी और उत्तराखंड वाला इलाका। मद्रास, ये देख लीजिए मद्रास है। बंगाल, ये देख लीजिए बंगाल, जो आज बांग्लादेश वेस्ट बंगाल वाला इलाका है। आसाम, ये देख रहे हैं आप आसाम। पंजाब, ये देख रहे हैं आप पंजाब। नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, यहाँ पे देखिए पाकिस्तान में इलाका पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, NSWFP बोलते हैं, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। सेंट्रल प्रोविंस, ये जो आप आज का मध्य प्रदेश है। बॉम्बे, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, आज महाराष्ट्र और गुजरात वाला इलाका। बिहार, ये देख लीजिए बिहार यहाँ पे है। उड़ीसा और सिंध, ये नए राज्य बनाए गए, बता दिया मैंने। ठीक है। और 5वां पॉइंट इस एक्ट का है कि RBI का गठन किया गया। RBI का गठन किया गया।
भारत की मुद्रा पर कंट्रोल करने के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गठन की बात प्रावधान किया गया, हालांकि गठन तो 1937 में हुआ। 1937। हाँ, यहाँ प्रावधान कर दिया गया कि एक आरबीआई का गठन करना है, जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करनी है। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से तो प्रावधान किया गया था, जी सर। लेकिन इसको बनाया कब गया? 1937 में। तो 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। मैं पहले बता दूं, ये 1935 का जो एक्ट पढ़ रहे हैं ना, जी सर। ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे संविधान के अंदर। जी जो हमारा संविधान है, इसमें 60% जो सीटें लगभग है ना, 60% जो हिस्सा है वो इसी एक्ट का है। जी इतना इंपॉर्टेंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट है कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, सर। और हमारा जो कानून संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। तो 1947, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक हमारे देश के अंदर ये 1935 का ही कानून काम कर रहा था। इसी के अकॉर्डिंग देश चल रहा था, जी सर। क्योंकि जो हमारा संविधान तो वो 1950 में बना, जी सर। 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, जानते हैं। इतना बड़ा था कि इसमें 321 आर्टिकल थे, 14 भाग थे और 10 अनुसूचियां थी। तो नेक्स्ट पॉइंट, 5 पॉइंट क्लियर हो गए अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट, बर्मा को भारत से अलग करने का फैसला ले लिया गया। ये प्रावधान कर दिया गया कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाएगा, लेकिन भारत से अलग कब किया गया? 1937 में। जैसे आरबीआई को स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, अब इस प्रावधान पर काम करना था, 1937 में हुआ। ऐसे ही बर्मा को भारत से 1937 में अलग किया गया, लेकिन प्रावधान 1935 में ही किया गया था। जी सर। मताधिकार, हमारी आम जनता को भी वोट देने का हिस्सा अधिकार मिल चुका है। 1919 के एक्ट में बताया था मैंने। जी सर। वो केंद्र की विधायिका और राज्य की विधायिका के सदस्यों को चुन सकते थे, जी सर। लेकिन केवल कुछ ही लोग चुन सकते थे। 17,000 लोग ही केवल वोट देने के अधिकारी थे, लेकिन यहाँ पर अधिकार को और बढ़ाया गया। अब लगभग 3 करोड़ लोग वोट कर सकते हैं। जी सर। कितने? 3 3 करोड़। मतलब पूरी जनसंख्या का लगभग 10% हिस्सा अब वोट देने के अधिकारी है। जी सर। कौन से वोट में ये हिस्सा लेंगे? जो केंद्र के अंदर लोअर हाउस, ये जो मैंने बताया था, जो सदस्य निर्वाचित हो रहे जी हैं सर। उनका, और राज्यों में भी ऐसे सिस्टम, ठीक है। और संघीय न्यायालय की स्थापना करने का यहाँ प्रावधान किया गया। बोला गया कि संघीय न्यायालय एक स्थापित किया जाएगा दिल्ली में, जी और किया गया। कब किया गया? 1937 में। 1935 में तो प्रावधान किया, प्रावधान। काम कब हुआ? 1937 में। और यही संघीय न्यायालय हमारा आज का सुप्रीम कोर्ट है। जी सर। जी सर। हैं? और सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो था ना, केवल अब पहले देखा आपने मुसलमानों के लिए था 1909 में, जी सर। लेकिन उसके बाद ईसाइयों के लिए, जमींदारों के लिए ये सब बढ़ाया गया था। अब यहाँ पर और विस्तार किया गया। दलित समाज के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम बढ़ाया गया, महिलाओं के लिए भी, मजदूरों के लिए भी। हालांकि जो दलित वर्ग है, इसमें कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं था। जी। मतलब ऐसा नहीं था कि जो क्षेत्र रिजर्व है दलित समाज के लिए, वहां पर कैंडिडेट तो दलित वर्ग का खड़ा होगा, लेकिन वोट सब करेंगे। लेकिन मुसलमानों के लिए क्या था? जो मुस्लिम क्षेत्र रिजर्व है, वहां पर कैंडिडेट भी मुस्लिम खड़ा होगा, उसको वोट देने वाली उस क्षेत्र के केवल मुस्लिम लोग ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर दलित वर्ग के लिए ऐसा नहीं था। ये सीटें कहाँ पर रिजर्व की गई? केंद्रीय विधायिका और राज्य की विधायिका में। जो विधानमंडल है, समझ रहे हैं नहीं, कानून बनाने वाला सिस्टम है, उसमें। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं। वायसराय की 2 काउंसिल, एक कार्यकारी परिषद है और एक दूसरा कानून बनाने वाला विधानमंडल, जैसे संसद है। विधानमंडल में, जो आज की संसद जैसे है ना, उस समय जो विधायिका थी, विधान परिषद, उसके अंदर ये सीटें रिजर्व है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं 1935। आखिरी इंपॉर्टेंट प्रांत, टोटल प्रांत कितने थे? 11 प्रांतों में से 6 प्रांत ऐसे बना दिए गए जहां पर जो विधायिका थी उसको 2 सदन कर दिए गए। जैसे हमारी आज विधानसभा, विधान परिषद है कई राज्यों में, वैसे ही 11 में से 6 राज्य में क्या कर दिया गया? जो अब विधायिका थी, इसको 2 सदन कर दिए गए। विधानसभा, विधान परिषद। कौन कौन सी? 3 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट थी।
बंगाल, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी जो सबसे पुरानी थी। जी सर। और संयुक्त प्रांत जो हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाला इलाका है, ये बहुत बड़ा है। ये असम और बिहार, ये तीनों भी आपको याद हो जाएंगे। तो ये 6 प्रांत ऐसे थे जहां पर जो सदन था, विधायिका जो थी, उसको 2 सदन कर दिया गया। जी सर। तो ये 1935 का एक्ट था। बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीके से पोस्टमार्टम करके मैंने इसको बता दिया। ये जो क्लास नोट्स आप पढ़ रहे हैं ना, बहुत सिंपल और आसानी से आप पढ़ लेंगे। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर इसके क्लास नोट्स अवेलेबल हैं। जी सर। कहाँ पे? श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर इसके क्लास नोट्स अवेलेबल हैं। अगर न वहाँ पर नहीं आपको लेने में दिक्कत हो रही तो 7888774245 पर आप कांटेक्ट करके इसके क्लास नोट्स ले सकते हैं। बहुत मस्त क्लास नोट्स हैं, मज़ा आ जाएगा पढ़ने का। जी सर। तो हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।